हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। तो आज के क्लास में कंटिन्यू करते हैं पार्ट 1 कंप्यूटर नॉलेज की प्रिपरेशन को, और ये आज आपकी लास्ट क्लास है फॉर कंप्यूटर नॉलेज। आज मैं आपके साथ डॉट नेट फ्रेमवर्क और सी हैश के एक बार पहले थ्योरी कंसेप्ट बता दूंगी आपको, और उसके बाद इन्हीं पर बेस्ड हम एमसीक्यू करेंगे, और उसके बाद पाइथन पर बेस्ड एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो आज लास्ट क्लास है, और जितनी भी क्लासेस हो चुकी है प्रीवियस वो सभी क्लास अवेलेबल है प्लेलिस्ट के अंदर, और ये सारी क्लास आपके लिए इनफ रहेगी अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएल के कंप्यूटर नॉलेज पार्ट के लिए। आपको आराम से यहाँ पे अच्छा स्कोर मिल जाएगा अगर आप तैयारी करेंगे ढंग से, तो ठीक है, आराम से आप यहाँ पे पासिंग मार्क्स ले पाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। डॉट नेट फ्रेमवर्क और सी हैश के बारे में पहले कुछ थ्योरी कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखो, अगर आपको पीडीएफ नोट्स लेना है तो आपको टेलीग्राम पे सभी पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, वहाँ से ले सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक ये है, और साथ ही साथ ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन नहीं कर पाते हैं वो सिंपली टेलीग्राम में जाके सर्च बॉक्स में लर्नर सारथी चैनल टाइप करें और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास जो हुई थी हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, उसकी कंबाइंड पीडीएफ में डाल दूंगी अभी कल टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, इसके बाद आपको डॉट नेट फ्रेमवर्क और सी हैश वाली पीडीएफ ये वाली भी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को और बात करेंगे डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में। तो देखो, एक बार यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क होता क्या, पहले ये समझो। ठीक है, ये जो फ्रेमवर्क है ये डेवलप किया गया था सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। ठीक है, इट इज़ डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डॉट नेट फ्रेमवर्क को डिज़ाइन किया है और डेवलप किया है, और पहला वर्जन डॉट नेट का रिलीज़ करा गया था ईयर 2000 के अंदर। क्लियर? अब देखो, तो डॉट नेट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके हम बहुत सारी एप्लीकेशंस बना सकते हैं फॉर वेब, फॉर विंडोज़ एंड फॉर मोबाइल फ़ोन्स ऑल्सो। ठीक है, इसके साथ साथ ये बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क को डिज़ाइन एंड डेवलप किसने किया है, कौन सी कंपनी ने बनाया है डॉट नेट फ्रेमवर्क को। ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछा गया है यूपीपीसीएल के अंदर, तो यहाँ पर आपका आंसर बनता है माइक्रोसॉफ्ट। इसके बाद देखो, यहाँ बोला गया है दिस फ्रेमवर्क कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ क्लास लाइब्रेरीज नोन एज फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। तो इस वाले फ्रेमवर्क के अंदर प्री डिफाइंड बहुत सारी लाइब्रेरीज बनी बनाई है, जिन्हें हम बोलते हैं फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, FCL इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट, द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स रिटन इन डॉट नेट आर एग्जीक्यूटेड इन द एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट विच इज कॉल्ड एज CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ठीक है, अब देखो, डॉट नेट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके जो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हम लिखते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए पहले हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, उसको रन करने के बाद जब वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट कर जाता है तभी वो एक एप्लीकेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए व्हाट्सएप है, वो एक एप्लीकेशन है, तो उसको जब बनाया गया था तो पहले उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से उसका प्रोग्राम लिखा गया था। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क पे जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं सॉफ्टवेयर के लिए, उन सभी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए एक एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट की ज़रूरत रहती है। उसे हम क्या बोलते हैं, CLR कहते हैं, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो आपको इन सभी की फुल फॉर्म्स याद रखनी है और इनकी फंक्शनैलिटीज़ याद रखनी है। यहीं से आपके बेसिक क्वेश्चन आएंगे। डॉट नेट और सी हैश से आपके पेपर में देखो 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं मैक्सिमम, और अगर बात करूँ मिनिमम की तो 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर 1 या 2 पे आ सकते हैं। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इसीलिए मैंने एंड में करवा दिया है। ठीक है, पहले मैं इसको नहीं करवा रही थी, लेकिन आप लोग बहुत बार पूछते हो कि डॉट नेट करवाइए, तो इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड किया, बिकॉज ये एक एडवांस टॉपिक है। तो आपको अगर सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने हैं कंप्यूटर नॉलेज में, तो अगर आप इसे नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्लास के एंड में आपको बताऊँगी कि प्लेलिस्ट में ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको ज़रूर से करने हैं अगर आप कंप्यूटर नॉलेज का पेपर जो है वो निकालना चाहते हैं। 50 मार्क्स में आपको 25 मार्क्स लेने पड़ेंगे असिस्टेंट अकाउंटेंट के अंदर टू क्लियर कंप्यूटर नॉलेज पार्ट, और ARO में आपको कम से कम 20 मार्क्स तो लेने ही लेने। तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें आप करके जाएंगे कि आपके
ये जो मार्क्स है पासिंग मार्क्स ये डेफिनेटली श्योर हो जाएंगे। इसके बारे में बात करूँगी मैं, ठीक है। और आगे अब कैसे क्लासेस चलेंगी इसको भी आपको बताऊँगी। देखो, These are the core and essential parts of the .NET framework। तो यहाँ पर FCL और CLR जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है .NET फ्रेमवर्क का, बिकॉज FCL में क्या है, सभी लाइब्रेरीज है, और CLR में क्या है, एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट है। अब जो .NET फ्रेमवर्क है ना ये बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, मतलब ये एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि C#, F#, VB.NET, J#, VC++, JScript.NET एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो, द .NET फ्रेमवर्क इज कंपोज्ड ऑफ द 4 मेन कंपोनेंट्स। तो 4 मेन कंपोनेंट्स इसमें कौन कौन से हैं? पहला तो वो ये CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट FCL, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। इसके बाद कोर लैंग्वेजेस, ठीक है, WinForms, ASP.NET, ADO.NET एक्सेट्रा। इसके अलावा होते हैं अदर मॉड्यूल्स जैसे कि WCF, WPF एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये मॉड्यूल्स हम यूज़ करते हैं फंक्शनैलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए। पहले बात करेंगे कॉमन लैंग्वेज रन टाइम और CLR के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है CLR, यहाँ से प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है तो डबल स्टार मार्क कर रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ C# और .NET के, जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आप देखो, व्हाट इज CLR? इट इज़ अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इंजन दैट लोड्स एंड एग्जीक्यूट्स अ प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम हम लिखते हैं ना उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें एग्जीक्यूशन इंजन की ज़रूरत रहती है। तो ये जो CLR है ये एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इंजन है जो हमारे प्रोग्राम को लोड करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। बेसिकली क्या करता है, ये हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है एक नेटिव कोड के अंदर, ठीक है। तो ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है .NET फ्रेमवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। अब इसके फंक्शनैलिटीज से क्वेश्चन आते हैं तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ। देखो, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। इट डज एक्सेप्शन हैंडलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट एंड गार्बेज कलेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन आ गई, व्हाट इज एक्सेप्शन, जो रन टाइम पर कोई एरर आपके सिस्टम में आती है या फिर प्रोग्राम में आती है उसे हम बोलते हैं एक्सेप्शन। तो कैसे उसे हैंडल करना है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करनी है और गार्बेज कलेक्शन, ठीक है। यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन से मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हम बना के छोड़ देते हैं, जिन्हें हम यूज़ नहीं करते, उन्हें जो मेमोरी एलोकेट हुई है उसे डी एलोकेट कैसे करेंगे, उसे हम बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन, ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आया था। मोर ओवर इट प्रोवाइड सिक्योरिटी। तो आपसे पूछा गया था कि .NET फ्रेमवर्क में कौन सा कंपोनेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो कौन करता है, CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ठीक है। टाइप सेफ्टी, इंटरऑपरेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी। तो अ लिस्ट ऑफ CLR कंपोनेंट्स आर गिवन बिलो। तो CLR के फर्दर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे गिवन है। हालांकि ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं क्या है। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के कंपोनेंट्स इसमें है बेस क्लास लाइब्रेरी सपोर्ट, थ्रेड सपोर्ट, कॉम मार्शलर, टाइप चेकर, एक्सेप्शन मैनेजर, सिक्योरिटी इंजन। देखो यार, सिक्योरिटी इंजन, इसके बाद डीबग इंजन जो डीबग करता है, इसके अलावा IL2 नेटिव कंपाइलर्स, कोड मैनेजर, गार्बेज कलेक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका कंपोनेंट होता है, और क्लास लोडर। तो ये सब CLR के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे यहाँ पे कॉमन टाइप सिस्टम, CTS क्या करता है, ठीक है। तो कॉमन टाइप सिस्टम, इन सब की फुल फॉर्म तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनकी फंक्शनैलिटी भी। तो कॉमन टाइप सिस्टम क्या होता है, देखो, द कॉमन टाइप सिस्टम CTS इज अ स्टैंडर्ड फॉर डिफाइनिंग एंड यूजिंग द डेटा टाइप्स इन द .NET फ्रेमवर्क। तो .NET फ्रेमवर्क के अंदर डेटा के टाइप्स को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं CTS का, ठीक है। तो CTS में बहुत सारे कलेक्शन होते हैं डेटा टाइप्स के, which are used and managed by the runtime to facilitate cross language integration। तो आपको ये याद रखना है कि कॉमन टाइप सिस्टम का इस्तेमाल करके हम डेटा टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं .NET फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। यहाँ से बस ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, CLS क्या करता है, देखो, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन CLS is a fundamental set of language features supported by the common language runtime CLR।
तो ये फंडामेंटल सेट है किसका, लैंग्वेज के फीचर्स का। तो CLS किसका पार्ट है, ये आपके .NET फ्रेमवर्क का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ये करता क्या है, CLS वॉज डिज़ाइन टू सपोर्ट द लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट कॉमनली यूज्ड बाय डेवलपर्स एंड टू प्रोड्यूस वेरीफाइबल कोड। ठीक है, तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो किस तरीके से हमें यूज़ करनी है उसका ध्यान रखता है कौन, CLS। इसके बाद बेस क्लास लाइब्रेरी, इसे आप रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद यहीं पर इसकी कंपोनेंट्स गिवन है। इसके बाद यहाँ पे .NET क्लास लाइब्रेरी इंटरमीडिएट लैंग्वेज, दिस इज़ ऑल्सो नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इसको रहने देते हैं। इसके बाद है जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन क्या है। देखो, जस्ट इन टाइम कंपाइलर JIT बोलते हैं इसे, ये पार्ट है आपके CLR का, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का ही पार्ट होता है ये। ठीक है, इसका मेन काम क्या है कि ये .NET प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे मैनेज करता है बेसिकली। ठीक है, मतलब कि बेसिकली क्या है, .NET फ्रेमवर्क पे आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ये हर एक .NET प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को मैनेज करता है, चाहे कोई सी भी .NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो अ लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर होता है ये, जो कन्वर्ट करता है आपके सोर्स कोड को इंटरमीडिएट लैंग्वेज के अंदर, एंड दिस इंटरमीडिएट लैंग्वेज इज देन कन्वर्टेड इनटू द मशीन कोड बाय द JIT कंपाइलर। ठीक है, तो उस इंटरमीडिएट लैंग्वेज वाले कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है JIT। अब यहाँ पे मशीन कोड मतलब बाइनरी कोड, 0-1 की लैंग्वेज वाला कोड। ठीक है, दिस मशीन कोड इज स्पेसिफिक टू द कंप्यूटर एनवायरनमेंट दैट द JIT कंपाइलर रन्स ऑन। तो यहाँ पे ये मेन काम है इसका, बेसिकली ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। वर्किंग ऑफ JIT कंपाइलर क्या है, द JIT कंपाइलर इज रिक्वायर्ड टू स्पीड अप द कोड एग्जीक्यूशन एंड प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो ये कोड एग्जीक्यूशन की स्पीड को बढ़ाता है और सपोर्ट करता है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए। इसके बाद यहाँ पे इसकी पूरी वर्किंग गिवन है। ठीक है, तो पहले होती है कंपाइलेशन। ठीक है, क्या होती है यहाँ पे, अगर मान लो हम यूज़ कर रहे हैं C# कंपाइलर या फिर विजुअल बेसिक कंपाइलर या फिर JScript या फिर F# कंपाइलर, तो कोई भी जो कंपाइलर होगा, ठीक है, तो लैंग्वेज स्पेसिफिक जो कंपाइलर है वो कंपाइल कर देता है और जो आपका कोड है वो एक इंटरमीडिएट कोड में आ जाता है, जिसे हम यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं .exe और DLL फाइल्स होती है। अब JIT कंपाइलर क्या करता है, उस वाले इंटरमीडिएट कोड को कन्वर्ट करता है एक नेटिव मतलब मशीन कोड में, और फिर फाइनली उस कोड का एग्जीक्यूशन हो पाता है रन टाइम पे। तो ये मेन वर्किंग है JIT कंपाइलर की, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ठीक है, अब देखो यहाँ बात करेंगे गार्बेज कलेक्शन के बारे में। गार्बेज कलेक्शन अगेन इम्पॉर्टेंट है, तो ऑटोमेटिक मेमोरी को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं गार्बेज कलेक्शन का। देखो, जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अब क्लास क्या होता है, क्लास एक डेटा का टाइप होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो हम रन टाइम पे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, तो जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो मेमोरी स्पेस उस ऑब्जेक्ट को एलोकेट हो जाता है। ठीक है, अब देखो, हाउएवर आफ्टर ऑल द एक्शंस रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट आर कंप्लीटेड इन द प्रोग्राम, देखो जैसे ही जो भी हमारे ऑब्जेक्ट से हमें काम करवाने हैं, एक्शंस करवाने हैं, वो परफॉर्म करवा लिए गए, उसके बाद जो मेमोरी उस ऑब्जेक्ट को दी गई थी वो क्या हो गई, अब वेस्ट हो रही है। तो उसे अब कैसे यूज़ करें हम, तो उसको फिर से यूज़ करने के लिए हम गार्बेज कलेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि ऑटोमेटिकली उस वाले ऑब्जेक्ट से मेमोरी को रिलीज़ करवाया जा सके। ठीक है, तो अगर आपको गार्बेज कलेक्शन को यूज़ करना है तो सिंपली आप क्या करेंगे, gc.collect मेथड को कॉल करेंगे। इससे क्या होगा, गार्बेज कलेक्शन अकर हो जाएगा, और इस मेथड से क्या होता है कि आप आराम से ऑटोमेटिकली मेमोरी को रिलीज़ करवा सकते हैं। और आप ये सभी पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा जब आपको PDF मिल जाएगी तो डिटेल के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फेजेस गिवन है गार्बेज कलेक्शन की, तो आप याद कर लीजिए बस इतना ही कि इसके अंदर 3 फेज़ होती हैं। कौन कौन सी, मार्किंग फेज़, जिसके अंदर हम लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन सी ऑब्जेक्ट लाइव है और जो क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट इज रीलोकेटिंग फेज, रेफरेंसेस फॉर लिस्ट ऑफ लाइव ऑब्जेक्ट्स अपडेटेड, यहाँ पे हम अपडेट करते हैं उसको। ठीक है, इसके बाद है कॉम्पैक्टिंग फेज, यहाँ पर हम डेड ऑब्जेक्ट्स को रिलीज कर देते हैं, एंड लाइव ऑब्जेक्ट्स कॉम्पैक्टेड एंड मूव्ड। ठीक है, तो आप इन सभी
फेज़ को याद करना कि 3 फेज़ होती है, कौन कौन सी? मार्किंग फेज़, रिलोकेटिंग फेज़ और कॉम्पैक्टिंग फेज़। अगर आपसे पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फेज़ इन गार्बेज कलेक्शन, तो आप वहाँ पर उस MCQ का आंसर कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया सी हैश का बेसिक्स। तो सी हैश और सी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कुछ कुछ डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। देखो, अगर बात करें एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन की, तो सी हैश क्या है? एक मॉडर्न जर्नल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर बात करूँ सी की, तो जो सी होती है वो होती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सी होती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन सी हैश कैसी है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं। और इसको डेवलप क्या है किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। और अप्रूव क्या है? ECMA ने, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, एंड ISO ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ISO की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, ठीक है। अब देखो, आपसे पूछ सकते हैं कि सी हैश को डेवलप किसने किया है, तो यहाँ पे देखो, आप जानते हैं कि सी क्या है डेवलप? डेनिस रिची ने, ठीक है। तो आपको डेवलपर ऑफ लैंग्वेज को भी याद रखना है। डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। तो सी हैश को किसने डेवलप किया? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंडर्स हेजलबर्ग एंड हिज टीम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ .NET फ्रेमवर्क। तो .NET फ्रेमवर्क के डेवलपमेंट के टाइम पर ही सी हैश को डेवलप करा गया था, ठीक है। तो इट इज़ डिज़ाइंड फॉर द कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम कोड को लिखकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं और रन टाइम इन्वायरमेंट पर से रन भी कर सकते हैं। अब देखो, द फॉलोइंग रीजंस मेक अ सी हैश लैंग्वेज अ वाइडली यूज प्रोफेशनल लैंग्वेज। तो ये आज बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होने वाली प्रोफेशनल लैंग्वेज कैसे बनी है? क्योंकि यहाँ पे क्या क्या है? ये एक मॉडर्न लैंग्वेज है, जनरल पर्पस लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, कंपोनेंट ओरिएंटेड है, इजी टू लर्न है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, एफिशिएंट प्रोग्राम्स यहाँ से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, आराम से कंपाइल कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी, और ये .NET फ्रेमवर्क का एक पार्ट है। अब देखो, यहाँ बात करेंगे क्रिएटिंग हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, किस तरीके से हम सी हैश में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम हो सी हैश का, वो ये सब पार्ट्स कंसिस्ट करता है। कौन कौन से पार्ट्स हैं? नेम स्पेस डिक्लेरेशन है, एक क्लास, क्लास के मेथड, क्लास एट्रीब्यूट्स, मेन मेथड, आप जानते हैं मेन मेथड, स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन, एंड देन कमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर अलग क्या है सी प्रोग्रामिंग से? यहाँ पर है क्लासेस, उसके मेथड्स मतलब फंक्शंस, मेथड और फंक्शन सेम बात है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स उसके और नेम स्पेस डिक्लेरेशन, बाकी सब कुछ सेम ही है, मेन भी सेम है, स्टेटमेंट्स आप जानते हैं, एक्सप्रेशन आप जानते हैं, और कमेंट्स आप जानते हैं, ठीक है। तो ये वो कोड है जिसका इस्तेमाल करके हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकते हैं स्क्रीन पे। तो कैसे करते हैं? यहाँ पे यूजिंग सिस्टम लिखते हैं, नेम स्पेस, और यहाँ पे इसका नाम क्या है नेम स्पेस का? हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन, देन क्लास बनाई हमने हेलो वर्ल्ड नाम से, फिर स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। तो यहाँ पे इस तरीके से हम मेन मेथड लिखते हैं। इसके अंदर देखो, यहाँ पर ये कमेंट है, माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी हैश। इसके बाद यहाँ पे हम आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं किसका? कंसोल डॉट राइट लाइन का, ना कि प्रिंट एफ। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन का, और ब्रैकेट में जो लिखते हैं यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर, वो आपका आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देता है। एंड देन यहाँ पे कंसोल डॉट रीड की, और फिर सभी ब्रैकेट्स क्लोज कर दिए। एंड देन जब हम इस कोड को कंपाइल करेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे, तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब देखो, बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। द वेरिएबल्स इन सी हैश आर कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। तो सी हैश में जो वेरिएबल्स है वो 3 कैटेगरी में हो सकते हैं। कौन कौन से? वैल्यू टाइप्स, रेफरेंस टाइप्स एंड पॉइंटर टाइप्स। तो पहले बात करेंगे वैल्यू टाइप के बारे में। तो जो वेरिएबल वैल्यू टाइप के होते हैं उसमें हम डायरेक्टली वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, और ये जो है वो सिस्टम डॉट वैल्यू टाइप वाली क्लास के अंदर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली वैल्यू टाइप के वेरिएबल्स को डेटा असाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है वैल्यू टाइप के? तो क्या है? इंट है, कैर है, फ्लोट है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। सी में देखो, यहाँ पर एक टेबल है जिसके अंदर सभी टाइप गिवन है। फर्स्ट इज बूल, मतलब बुलियन वैल्यू के लिए, ट्रू या फिर फॉल्स के लिए, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स। नेक्स्ट यहाँ पर है बाइट। बाइट क्या होता है? देखो, ये 8 बिट अनसाइंड इंटीजर है। यहाँ पर 0 to 255 तक की क्या है? रेंज है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर 0 है।
यहाँ पर फिर कैर है, ये इसकी रेंज है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है नल, इसे बोलते हैं नल। इसके बाद डेसिमल, डेसिमल की रेंज, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। इसके बाद डबल है, डबल की रेंज गिवन है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू गिवन है यहाँ पर। फिर फ्लोट है, फ्लोट की रेंज गिवन है, फ्लोट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू। देन इंट है, 32 बिट साइंड इंटीजर टाइप, यहाँ पे इसकी रेंज है और ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल है जिसमें हमें बताया गया है किस तरीके से हम किसी भी वैल्यू टाइप को यूज़ कर सकते हैं। तो वही करेंगे, यूजिंग सिस्टम, नेम स्पेस का नाम, क्लास यहाँ पे प्रोग्राम है, क्लास का नाम, और यहाँ पे मेन के अंदर कंसोल डॉट राइट लाइन, साइज ऑफ इंट यहाँ हमने प्रिंट करवा लिया यूजिंग साइज ऑफ ऑपरेटर। आप जानते हैं साइज ऑफ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर इंट का साइज आ जाएगा। तो इंट आपका जो सी हैश में होता है 4 बाइट्स का, तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया 4। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं रेफरेंस टाइप के। ठीक है, द रेफरेंस टाइप do not contain the actual data stored in the variable but they contain the reference to the variables। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक्चुअली में डेटा कंटेन नहीं करते बट ये वेरिएबल का रेफरेंस कंटेन करते हैं। तो अदर वर्ड में क्या बोलेंगे कि ये मेमोरी लोकेशन को रेफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कौन कौन से एग्जाम्पल है बिल्ट इन रेफरेंस टाइप के, तो वो है ऑब्जेक्ट, डायनामिक और स्ट्रिंग। इनके एग्जाम्पल याद रख लेना। और लास्ट टाइप होता है ऑब्जेक्ट टाइप, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। देखो, द ऑब्जेक्ट टाइप इज द अल्टीमेट बेस क्लास फॉर ऑल डेटा टाइप्स इन सी हैश। ठीक है, तो सभी टाइप्स की अल्टीमेट बेस क्लास कौन सी है, ऑब्जेक्ट टाइप है, ये आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, The object types can be assigned values of other types, value types or reference types, predefined or user-defined types. However, before assigning values, it needs type conversion. तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, object type में कोई सी भी other type की value को assign कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको type conversion करना पड़ता है। अब यहाँ पे important point given है, इसे मैं हाईलाइट कर देती हूँ। व्हेन अ वैल्यू टाइप इज़ कन्वर्टेड टू ऑब्जेक्ट टाइप, अगर वैल्यू टाइप से हम आ रहे हैं ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर तो इसे बोलते हैं बॉक्सिंग। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम ऑब्जेक्ट टाइप से आ रहे हैं वैल्यू टाइप में, इसे हम बोलते हैं अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है बॉक्सिंग का, आप देख लीजिएगा। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर डायनेमिक टाइप है। डायनेमिक टाइप के वेरिएबल्स में हम किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और जो टाइप चेकिंग होती है यहाँ पे इन वेरिएबल्स की, ये रन टाइम पर होती है। ठीक है, सिंटेक्स की अगर बात करें तो देखो डायनेमिक कीवर्ड, उसके बाद वेरिएबल का नेम इज इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायनामिक डी वेरिएबल नेम इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इसे मैं कर देती हूँ हाईलाइट। जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, देखो यहाँ पे है कि डायनामिक टाइप क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं ऑब्जेक्ट टाइप के, लेकिन डायनामिक टाइप में क्या होता है, जो आपकी टाइप चेकिंग होती है वो होती है रन टाइम पे। और अगर बात करें ऑब्जेक्ट टाइप में, तो यहाँ पर जो टाइप चेकिंग है वो होती है कंपाइल टाइम पे। इस बात का आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्ट्रिंग टाइप है, तो ये बिल्कुल सेम है एज सी लैंग्वेज। यहाँ पर आप स्ट्रिंग को भी बना सकते हैं, तो सिंपली स्ट्रिंग लिखा, उसके बाद str इज इक्वल टू, आप यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हैं। क्लियर हो गया। और जो स्ट्रिंग है ये आपकी सिस्टम डॉट स्ट्रिंग क्लास के अंदर डिफाइंड होती है। तो स्ट्रिंग टाइप की हेल्प से हम स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर सकते हैं वेरिएबल्स के अंदर। अब देखो, द वैल्यू फॉर अ स्ट्रिंग टाइप कैन बी असाइंड यूजिंग द स्ट्रिंग लिटरल इन 2 फॉर्म्स। तो 2 तरीके से हम स्ट्रिंग लिटरल को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे, देखो, या तो स्ट्रिंग लिखा str इज इक्वल टू वैल्यू दे दिया, फिर ऐसे ही @ लिखा और डबल कोट्स के अंदर आपने वैल्यू दे दी। तो @ कोटेड स्ट्रिंग लिटरल लुक्स लाइक एज फॉलोज। ठीक है, 2 तरीके से आप कर सकते हो। अब इसके बाद है पॉइंटर टाइप, तो ये बिल्कुल सेम है एज सी और C++। आप इसे पढ़ लीजिएगा। बेसिकली पॉइंटर्स क्या होते हैं, जो किसी और टाइप के एड्रेस को स्टोर करते हैं। ठीक है, इसके बाद आइडेंटिफायर्स, ये बिल्कुल सेम है एज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, जब हम किसी क्लास को, वेरिएबल को, फंक्शन को नाम देते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स को नेम करने के कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल्स बिल्कुल बेसिक होते हैं कि जो नाम होगा वो स्टार्ट होगा लेटर से या फिर डिजिट से या फिर अंडरस्कोर से, लेकिन फर्स्ट लेटर कभी भी
आइडेंटिफायर का डिजिट नहीं हो सकता। इसके अलावा इट मस्ट नॉट कंटेन एनी एम्बेडेड स्पेस और सिंबल, नाम के अंदर कोई भी स्पेस नहीं आएगा, कोई सिंबल नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर ही सिंबल है जो यूज़ में लाया जाता है। और जो आइडेंटिफायर का नेम होगा वो कोई भी रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं होगा सी हैश का। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल गिवन है, तो क्लास नेम्स के लिए क्लास कैलकुलेशन डेमो, फंक्शन नेम के लिए वॉइड डिस्प्ले गेट मार्क्स, वेरिएबल नेम इंट है इंट मार्क्स, इंट रैंक और डबल रेस मार्क्स, और वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे देखो गिवन है। तो यहाँ पे इन सभी पॉइंट्स को आप पढ़ लेना, ये बिल्कुल सेम है सी प्रोग्रामिंग की तरह ही। अब वेरिएबल्स डिफाइन कैसे करते हैं वही है, बिल्कुल पहले टाइप आता है और फिर वेरिएबल का नाम आता है, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं वेरिएबल्स, बिल्कुल सेम है सी लैंग्वेज की तरह ही। कैसे करते हैं इनिशियलाइज वेरिएबल्स को, सिंपली आपने वेरिएबल नेम लिखा इज इक्वल टू में वैल्यू को डाल दिया, जैसे कि यहाँ पर है इंट d इज इक्वल टू 3, f इज इक्वल टू 5, तो हमने यहाँ पर d और f वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पर बाइट z इज इक्वल टू 22, यहाँ पर z को भी इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। इसके बाद है, अगर आप यूज़र से वैल्यू को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हम स्कैनएफ का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर हम यूज़ करते हैं किसका, रीड लाइन का, ठीक है। तो कंसोल क्लास को हम यूज़ करते हैं रीड लाइन फंक्शन को यूज़ करने के लिए, जिससे हम यूज़र से इनपुट एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि इंट नम है, अब नम में अगर आप कोई चाहते हो वैल्यू एक्सेप्ट करना, तो नम इज इक्वल टू कन्वर्ट टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। अब यहाँ पे एक फंक्शन है कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, इसका इस्तेमाल करके आप जो भी यूज़र वैल्यू एंटर कर रहा है उस वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज यूज़र जो वैल्यू एंटर करता है वो एज अ स्ट्रिंग एंटर होती है, तो उसे कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर में हम ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं। इसके बाद कॉन्स्टेंट्स आप जानते हैं क्या होता है, जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है प्रोग्राम में उन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट। इसके बाद सी हैश में स्टेटमेंट्स होती है सिंपल स्टेटमेंट, कंपाउंड और कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो ये बिल्कुल सेम है एज सी, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पर कोई दिक्कत आती है आपको पीडीएफ में तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। अब देखो यहाँ पर है कंट्रोल स्टेटमेंट्स, तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स 3 टाइप की होती है, कौन कौन सी, लूप स्टेटमेंट्स, जंप स्टेटमेंट्स और सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं सी प्रोग्रामिंग में, यहाँ बिल्कुल सेम है, आप इसे पढ़ेंगे आपको डेफिनेटली सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन लूप स्टेटमेंट्स कौन सी है, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होता है फॉर ईच लूप। ये सभी बिल्कुल सेम है एज सी प्रोग्रामिंग, तो आप इन्हें एक बार रिवाइज कर लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। सब चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ, बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि प्रिंटएफ के लिए आप यूज़ करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन का, ठीक है। यहाँ पे डू वाइल लूप बिल्कुल सेम है, आप पढ़ लीजिएगा इसको, फॉर लूप भी सेम है। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होता है फॉर ईच लूप। अब देखो नेक्स्ट बात करेंगे फॉर ईच लूप के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है और ये यहाँ पर एक न्यू टाइप का लूप है जो सी में नहीं था, ठीक है। तो सिंटेक्स क्या होता है इसका, फॉर ईच लिखा, इसके बाद ब्रैकेट में वेरिएबल 1 इन वेरिएबल 2 और उसके बाद स्टेटमेंट्स आती है। तो बेसिकली फॉर ईच लूप का इस्तेमाल हम करते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है द फॉर ईच लूप इज यूज टू आइटरेट through the values contained by any object which implements the enumerable interface, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम वेरिएबल 2 में क्या करते हैं, आइट्रेशन कर रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है, वेरिएबल 1 की हेल्प से। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर क्या है, इंट ए, ये एक एरे है, इक्वल्स टू न्यू इंट, हमने यहाँ पे एरे डिक्लेयर कर दिया है। इसके बाद फॉर ईच इंट बी इन ए, तो यहाँ पर ए एरे के अंदर हर एक वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम इंट बी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने बी को प्रिंट करवा लिया कंसोल डॉट राइट लाइन की हेल्प से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट होती है जंप स्टेटमेंट्स, जो हमने डिस्कस करी थी सी लैंग्वेज में भी, जैसे कि ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये तो आप जानते हैं। गो टू स्टेटमेंट, रिटर्न और थ्रो को भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, जो इमिडिएटली लूप को टर्मिनेट करके बाहर आ जाती है, ठीक है। तो लूप के एग्जीक्यूशन को ख़त्म करती है ब्रेक स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे मान लो ये एग्जाम्पल है वाइल लूप का, तो यहाँ पर दिया हुआ है जैसे ही इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5, जहाँ पर ए की वैल्यू 5 हो जाएगी उस केस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो उस केस में हम इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, ये
टर्मिनेट कर देती है लूप को एग्जीक्यूट होने से, टर्मिनेट द लूप एग्जीक्यूशन, इसके बाद लूप नहीं चलता। क्लियर हो गया? ये होता है ब्रेक स्टेटमेंट का मेन फंक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट इज कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है, ये भी लूप में यूज़ करते हैं हम। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट आएगी तो जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो इमीडिएटली नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाएगा। वो वाली जो आइट्रेशन है वो स्किप हो जाएगी और नेक्स्ट आइट्रेशन पे हम चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, इफ़ x मॉडुलस 7 इज इक्वल टू 0, जब आपका x मॉडुलस 7 करने पर 0 आएगा तो कंटिन्यू करना है, मतलब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए हमें वो आइट्रेशन छोड़नी होगी और इसको एग्जीक्यूट किए बिना हम वापस से फॉर लूप की नेक्स्ट आइट्रेशन में पहुंच जाते हैं। तो जैसे हमने सी प्रोग्रामिंग में पढ़ा था कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट, वैसे ही यहाँ पर है सेम, बिल्कुल भी यहाँ पे कोई चेंज नहीं होने वाला है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, गो टू स्टेटमेंट। द गो टू स्टेटमेंट इज यूज टू जम्प टू अ पर्टिकुलर लेबल्ड पार्ट। ठीक है, तो पर्टिकुलर लेबल्ड पार्ट पर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं गो टू स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे हम लेबल बना देते हैं और इसका इस्तेमाल करके हम प्रोग्राम में कहीं पर भी उस लेबल पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, आप इसे एक बार रीड कर लेना। बहुत ही आसान है ये सब, हम पहले पढ़ चुके हैं, बस आपको एक बार कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है सी हैश में, बाकी सब कुछ सेम है। आप इसे रीड करेंगे डेफिनेटली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, हम पढ़ चुके हैं। देखो इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच डिफ़ॉल्ट, ठीक है, तो ये दोनों ही हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। सेम वैसे ही यहाँ पर काम करता है इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच और डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। एक चीज़ और जो हमने ऑपरेटर्स डिस्कस करे थे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, वो सभी ऑपरेटर्स यहाँ पर भी एज इट इज़ होते हैं। तो ऑपरेटर्स के लिए आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रेफ़र कर सकते हैं। जो क्वेश्चन से सी हैश में आएंगे ऑपरेटर्स पर बेस्ड, वो बिल्कुल ही सी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ही होंगे। अभी आगे मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमें नया पढ़ना है इसके अंदर, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। तो ओप कंसेप्ट यहाँ पर डाला गया, इसे बोलते हैं ओप्स। Object oriented programming is a programming model where programs are organized around the objects and data rather than action and logic। तो अभी तक हम सी लैंग्वेज में बात कर रहे थे एक्शन की और लॉजिक की, मतलब आपको जो भी एक्शन करवाना है उसके लिए हम प्रोग्राम में मेथड्स बनाते थे, फंक्शंस क्रिएट करते थे और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते थे। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स की, तो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पूरी कहानी यहाँ पर घूमने वाली है। तो ओप्स अलाउ डिकम्पोजिशन ऑफ अ प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ एंटिटीज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, एक प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे एंटिटीज़ में डिवाइड कर देते हैं, दैट आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, डेटा और फंक्शंस इन ऑब्जेक्ट्स के रिस्पेक्टिव बनाते हैं। तो यहाँ गिवन है द सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स, द डेटा एंड फंक्शंस आर बिल्ट अराउंड दीज ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद द डेटा ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कैन बी एक्सेस्ड बाय ओनली द फंक्शंस एसोसिएटेड विद दैट ऑब्जेक्ट। स्टार मार्क कर लो। देखो हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपने डेटा मेंबर्स होंगे और अपने फंक्शंस होंगे, तो एक ऑब्जेक्ट के फंक्शंस ही उसके डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, कोई और ऑब्जेक्ट का फंक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। द फंक्शंस ऑफ वन ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस द फंक्शंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, एक ऑब्जेक्ट का फंक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट के फंक्शन को तो एक्सेस कर सकता है लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। क्लियर? अब देखो ओप्स के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर आते हैं। तो ओप्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, पहली तो होती है क्लास। क्लास क्या होती है, देखो अ क्लास इज द कोर ऑफ एनी मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी हैश। तो देखो क्लास में हम डेटा को रिप्रेजेंट करवाते हैं। अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स वेरिएबल्स फॉर स्टोरिंग द डेटा एंड अ फंक्शन टू परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन दैट डेटा। अब जो ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करने वाले हैं उन ऑब्जेक्ट्स को
उन ऑब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग जो हम डेटा स्टोर करेंगे, जो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे और जो फंक्शंस बनाएंगे, वो हम बनाते कहाँ पर है, क्लास में बनाते हैं। अ क्लास विल नॉट ऑक्यूपाई एनी मेमोरी स्पेस एंड हेंस इट इज़ ओनली अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो मेमोरी के अंदर जो स्पेस है वो कभी भी क्लास को नहीं मिलती, क्लास को ऑब्जेक्ट को मिलती है, ठीक है। तो क्लास बस एक डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, एक्चुअली में हम सारा काम ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से ही करते हैं। तो क्लास क्रिएट कैसे करते हैं, क्लास क्रिएट करने के लिए सिंपली हम क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं, आगे लिखते हैं क्लास और यहाँ पे क्लास का नेम और करली ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पे डेटा मेंबर्स और फंक्शन क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। देखो ऑब्जेक्ट क्या होती है, रन टाइम एंटिटीज़ होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम की। दे में अब देखो ऑब्जेक्ट हमारे रियल लाइफ में कुछ भी हो सकते हैं, कोई पर्सन, कोई प्लेस, कोई आइटम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज़ अ सॉफ्टवेयर बंडल ऑफ रिलेटेड वेरिएबल एंड मेथड। और देखो जो ऑब्जेक्ट है ना वो एक क्लास का एग्जाम्पल होता है और एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं। तो ये लाइन पूछी जाती है, क्या एक ऑब्जेक्ट एक क्लास का इंस्टेंस होता है? तो बिल्कुल ठीक बात है, इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल ही होता है, ठीक है। हम क्लास के अंदर सिर्फ लॉजिकली रिप्रेजेंटेशन देते हैं डेटा को, लेकिन हम एक्चुअली में काम तो ऑब्जेक्ट्स के साथ ही करते हैं और एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इस तरीके से हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। एम्प्लॉय ये क्लास का नाम है, OBJEMP ये ऑब्जेक्ट का नाम है, इज इक्वल टू न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल करके फिर से क्लास का नाम और ब्रैकेट्स। तो ये सिंटैक्स है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का यूजिंग द न्यू ऑपरेटर। तो इसको आप एक बार रीड करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम डायनामिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्लियर। अब देखो एरे और स्ट्रिंग ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने डिस्कस किया था सी में, वैसे यहाँ पे एरे है। एरे बेसिकली क्या होता है, एक फिक्स्ड साइज सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है ऑफ द सेम टाइप। आपको बताया था कि सेम टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए हम एरे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका एरे होता है। देखो यहाँ पे नीचे है भी, आई थिंक यहाँ पे नहीं है, देखो मैं आपको बता देती हूँ। एरे आप जानते हैं कैसे होता है एरे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एरे है, इसका नाम है नंबर, ठीक है। एरे का नाम क्या है, नंबर। तो यहाँ पे जो इसका इंडेक्स होगा वो स्टार्ट होगा 0 से। तो ये 0 लोकेशन हो गई, ये 1 वाला इंडेक्स हो गया, ये 2 इंडेक्स हो गया, ये 3 इंडेक्स एंड ये सो ऑन। तो यहाँ पे जो ये पहला एलिमेंट है इसको कैसे एक्सेस करते हैं, नंबर और ब्रैकेट में इसका जो इंडेक्स है, स्क्वायर ब्रैकेट में इसका इंडेक्स। तो इस तरीके से आप एक्सेस करते हो इस वाले एलिमेंट को। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है जो 0 इंडेक्स पे रखा गया है। एक बात और, एरे क्या करता है, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशंस लेता है, मतलब कि ये सभी लाइन में मेमोरी मिलेगी इनको मेन मेमोरी के अंदर, क्लियर। अब देखो यहाँ पर बात करेंगे डिक्लेयरिंग एरे के बारे में। तो जैसे हम वहाँ पर डिक्लेयर करते हैं वैसे ही आप यहाँ पे भी डिक्लेयर करेंगे। पहले लिखते हैं यहाँ पर डेटा का टाइप, इसके बाद हम लिखते हैं ये करली ब्रैकेट जो बताता है रैंक ऑफ द एरे या फिर साइज कह सकते हैं इसे, ठीक है। और एरे नेम आपके एरे के नाम को बताता है, क्लियर। इस तरीके से आप यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं एरे को। अब देखो नीचे क्या, इनिशियलाइजिंग एन एरे। तो हम एरे में वैल्यूज़ को भी डाल सकते हैं। और देखो यहाँ लिखा भी हुआ है कि एरे, देखो यहाँ पढ़िए एक बार, डिक्लेयरिंग एन एरे डज नॉट इनिशियलाइज द एरे इन द मेमोरी। एरे को डिक्लेयर अगर हमने कर दिया इस तरीके से, डबल और ये आपका है स्क्वायर ब्रैकेट एंड बैलेंस, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसको यहाँ पर इनिशियलाइज भी कर दिया, यहाँ पे कोई वैल्यू इसके अंदर नहीं आई। तो एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, तो मतलब उसे वैल्यूज कैसे असाइन करते हैं, देखो ऐसे। एरे क्या है, एक रेफरेंस टाइप है, सो यू नीड टू यूज द न्यू कीवर्ड टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द एरे। तो एरे एक रेफरेंस टाइप है, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं वेरिएबल्स, तो एरे कैसा है, रेफरेंस टाइप का वेरिएबल है। तो यहाँ पे न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम एरे का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे डबल स्क्वायर ब्रैकेट बैलेंस इज इक्वल टू न्यू, फिर डबल और यहाँ पे हम साइज देते हैं अपने एरे का। तो ऐसे हमने क्या किया, इनिशियलाइज किया इसको और अब हम इसके अंदर वैल्यू डालेंगे। देखो यहाँ पर असाइन करेंगे इसको वैल्यूज़। तो बैलेंस ऑफ 0 पे क्या आ जाएगा, 4500.0। ये वैल्यू आपके फर्स्ट वाले एलिमेंट को असाइन कर दी गई है, ठीक है। अब देखो इस तरीके से हम पूरे एरे को भी ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं एक साथ।
अब नेक्स्ट है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होती है आप जानते हैं, एक एरे ऑफ करेक्टर्स को ही हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। हाउएवर मोर कॉमन प्रैक्टिस इज टू यूज द स्ट्रिंग कीवर्ड टू डिक्लेयर द स्ट्रिंग वेरिएबल। तो अगर हम एरे ऑफ करेक्टर्स बनाते हैं उसे भी हम स्ट्रिंग कहते हैं, और यहाँ पर आप स्ट्रिंग कीवर्ड का इस्तेमाल करके भी स्ट्रिंग वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रिंग कीवर्ड का इस्तेमाल करके आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट स्ट्रिंग क्लास का यूज़ करके। तो यहाँ पे अब देखो, क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे फॉलोइंग मेथड्स है। हम यहाँ पर सिंपली स्ट्रिंग लिटरल बना के भी स्ट्रिंग वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्ट्रिंग क्लास कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं बाय यूजिंग द स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर प्लस by retrieving a property or calling a method that returns a string, or by calling a formatting method to convert a value or the object to its string representation। तो इतनी तरीके से हम string का object create कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जहाँ पे हमने string का यूज़ करा है। देखो यहाँ पे using system namespace है हमारा, स्ट्रिंग एप्लीकेशन नाम का नेम स्पेस है, इसके बाद क्लास प्रोग्राम नाम की क्लास है, फिर वॉइड मेन फंक्शन है, और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग कीवर्ड का इस्तेमाल करके दो स्ट्रिंग बना ली, एफ नेम और एल नेम। यहाँ पे इसको वैल्यू दे दी लर्नर और यहाँ पे सारथी। अब यहाँ पे दो एरे है, करेक्टर एरे, कैर लेटर्स, हेलो है एक में और एक में क्या है, हेलो फ्रॉम लर्नर सारथी टीम। अब यहाँ पे फुल नेम बनाने के लिए हमने कंकैटिनेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। तो एफ नेम प्लस एल नेम हमने जोड़ दिया, इन्हें तो बन गया लर्नर सारथी। इसके बाद यहाँ पे हमने इसे प्रिंट करवा दिया, और जो हमने कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया था यहाँ पे हेलो के लिए, कैसे, स्ट्रिंग ग्रीटिंग्स इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग लेटर्स। तो इस लेटर वाले को हमने यहाँ पे यूज़ किया, और अब हमने यहाँ पे इसको ग्रीटिंग्स को प्रिंट करवा लिया। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे आपने क्या किया, मेथड्स रिटर्निंग द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमने एस एरे का इस्तेमाल करके स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन मेथड का इस्तेमाल करके इस मैसेज को रिटर्न करवा लिया। अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग मेथड टू कन्वर्ट अ वैल्यू, तो हमने यहाँ पे ये सभी मेथड्स जो ऊपर यहाँ बताए थे इन सभी का यूज़ कर लिया है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो सभी के रिस्पेक्टिव आंसर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे फुल नेम आ गया, यहाँ पे ग्रीटिंग्स आ गया, यहाँ पे मैसेज आ गया, और यहाँ पे ये वाला मैसेज आ गया। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने किया। ये जो लास्ट वाला ये इस तरीके से आया, फॉर्मेटिंग मेथड टू कन्वर्ट अ वैल्यू। तो यहाँ पे आपके पास डेट और टाइम भी प्रिंट हो गया है। तो इतना ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है सी हैश में। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे एमसीक्यूज़ के बारे में जो कि बेस्ड है सी हैश पे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सी हैश और डॉट नेट के एमसीक्यूज़ के साथ। हम फास्ट करेंगे ताकि हम आज की क्लास में पाइथन पर बेस्ड एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस कर पाएँ। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, CLR इज़ द डॉट नेट इक्विवेलेंट ऑफ। CLR डॉट नेट का जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो किसके इक्विवेलेंट है, जावा वर्चुअल मशीन के, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के, कॉमन टाइप सिस्टम या फिर कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन के। तो यहाँ पे आपसे CLR की फुल फॉर्म नहीं पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि CLR किसकी तरह इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जावा वर्चुअल मशीन। जिस तरीके से जावा के अंदर, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जावा वर्चुअल मशीन काम करती है कि बेसिकली एक रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, उसी तरीके से CLR भी आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। तो मतलब ये दोनों सेम तरीके से ही काम करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। और CLR की अगर फुल फॉर्म पूछेंगे आपसे तो ये इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द CLR इज फिजिकली रिप्रेजेंटेड बाय एन असेंबली नेम्ड। CLR को फिजिकली रिप्रेजेंट किस असेंबली नेम से करते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, MSCORE.DLL। इसको आप याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पहले भी पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिए, ये एक असेंबली का नाम है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, SOAP स्टैंड्स फॉर। तो सोप की फुल फॉर्म क्या होती है, देखो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बनेगा क्या, ए क्या है, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोग्राम, ऑप्शन बी इज सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी इज सिंपल ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, या फिर ऑप्शन नंबर डी सिंपल ऑब्जेक्ट अकाउंट प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, द डैश लैंग्वेज अलाउज
मोर देन वन मेथड इन अ सिंगल क्लास, ठीक है, एक सिंगल क्लास में मोर देन वन मेथड कौन सी लैंग्वेज अलाउ करती है, सी हैश, जे हैश, सी प्लस प्लस या फिर सी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा सी हैश। नेक्स्ट, इन सी हैश अ सब रूटीन इज कॉल्ड। तो सी हैश में सब रूटीन क्या कहलाता है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, फंक्शन, या फिर ऑप्शन बी है मेटा डेटा, ऑप्शन सी मेथड, या फिर ऑप्शन नंबर डी मैनेज्ड कोड। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मेथड को हम बोलते हैं सब रूटीन सी हैश के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल सी हैश एप्लीकेशंस बिगिन एग्जीक्यूशन बाय कॉलिंग द डैश मेथड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी हैश एप्लीकेशन में जो एग्जीक्यूशन है वो किस मेथड को कॉल करने के बाद स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेन, ठीक है। स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS आपने देखा होगा, उसी को हम सबसे पहले कॉल करते हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करने से पहले। नेक्स्ट, 7th क्वेश्चन, अ डैश इज़ अ आइडेंटिफायर दैट डिनोट्स अ स्टोरेज लोकेशन। तो इसमें से ऐसा कौन सा आइडेंटिफायर है जो स्टोरेज लोकेशन को डिनोट करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा, वेरिएबल। बिकॉज वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी में हम किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए जो लोकेशन ले रहे हैं उसका नाम हम देते हैं वेरिएबल के नेम से। तो यहाँ पे वेरिएबल है क्या, एक स्टोरेज लोकेशन का नाम ही तो है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th है, डैश आर रिजर्व्ड एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। कौन रिजर्व्ड होते हैं जिनको हम आइडेंटिफायर नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, कीवर्ड्स, लिटरल, वेरिएबल्स या फिर आइडेंटिफायर्स। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा कीवर्ड्स। हर लैंग्वेज के पास अपने रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें हम एज आइडेंटिफायर नेम यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, बॉक्सिंग कन्वर्ट्स अ वैल्यू टाइप ऑन द स्टैक टू एन डैश ऑन द हीप। तो बॉक्सिंग एक मेथड है जिसका इस्तेमाल करके हम वैल्यू टाइप के वेरिएबल को किस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ऑब्जेक्ट टाइप में हम कन्वर्ट करते हैं वैल्यू टाइप को। तो इसका मतलब होता है अनबॉक्सिंग, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्टर पेयर क्वेश्चन मार्क और कॉलन इज अ डैश अवेलेबल इन सी हैश। तो ये कौन सा ऑपरेटर है, क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर क्या है, कॉलन है। तो ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले ही सी प्रोग्रामिंग में। तो आपको इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करना, डेफिनेटली आप इसका आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी हैश में सभी बाइनरी ऑपरेटर्स किस तरीके से काम करते हैं, सेंटर एसोसिएटिव, राइट एसोसिएटिव, लेफ्ट एसोसिएटिव या फिर टॉप एसोसिएटिव। तो आपको बताया मैंने कि ऑपरेटर्स वाला जो कंसेप्ट है वो एकदम सी प्रोग्रामिंग के सेम है। तो यहाँ पे आप जान लीजिए जितने भी बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं ना सी और सी हैश में, मतलब वो ऑपरेटर्स जिनको ऑपरेट करने के लिए हमें कम से कम 2 ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, वो सभी क्या होते हैं, लेफ़्ट एसोसिएटिव होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बात करें प्लस की, माइनस की, ठीक है। अगर हमें ऐसा करना है कि इंट सी इज इक्वल टू 5 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 6, तो यहाँ पे जो ये बाइनरी ऑपरेटर्स है ये लेफ़्ट एसोसिएटिव है, मतलब पहले लेफ़्ट को मिलेगी प्रायोरिटी फिर राइट को, लेकिन कब, जब वो सेम प्रायोरिटी के होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, मान लो यहाँ पर -4 है और डिवाइड में यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर देखो जो मल्टीप्लाई और डिवाइड है वो सेम प्रायोरिटी के हैं और इनकी प्रायोरिटी हायर है किससे, प्लस और माइनस से। तो प्लस और माइनस की प्रायोरिटी क्या होती है, लो होती है डिवाइड और मल्टीप्लाई से। तो पहले यहाँ पर हम करेंगे एग्जीक्यूट मल्टीप्लाई को, फिर करेंगे डिवाइड को। अब यहाँ पर प्लस और माइनस की प्रायोरिटी सेम है लेकिन हमें लेफ़्ट से राइट की तरफ चलना है, तो पहले हम प्लस को करेंगे और फिर हम करेंगे माइनस को। तो इसे ही बोलते हैं लेफ़्ट एसोसिएटिव। जब सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स होते हैं तो उन्हें हम लेफ़्ट से राइट की तरफ सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, and dash is a symbol that tells the computer to perform mathematical और logical manipulation, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है क्या एक ऐसा सिंबल है जो कंप्यूटर को बताता है कि आपको मैथमेटिकल या लॉजिकल मैनिपुलेशन करनी है। तो वो कौन होता है आपका ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, कंडीशन या फिर लॉजिक। तो ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल होता है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि जो ऑपरेटर है कैसा है, अर्थमेटिक है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, अगर ये लॉजिकल ऑपरेटर है तो हमें लॉजिकल मैनिपुलेशन करनी होगी, ठीक है। तो ऑपरेटर एक सिंबल है जो कंप्यूटर को इसके बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अ डैश इज एनी वैलिड सी वेरिएबल एंडिंग विद अ कॉलन, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है इनमें से
कौन सा एक वैलिड सी हैश वेरिएबल है जो कॉलन के साथ एंड करता है? तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा लेबल। आपने देखा होगा गोटू के अंदर हमने लेबल डिस्कस किया था स्टार्ट, तो यहाँ पे स्टार्ट के बाद हमने यहाँ पे कॉलन लगाया था। तो ये एक लेबल है जिस पर हम गोटू का इस्तेमाल करके जंप कर सकते हैं प्रोग्राम में कहीं पर भी अगर हम हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, सी हैश हैज़ डैश ऑपरेटर यूजफुल फॉर मेकिंग टू वे डिसीजन। तो टू वे डिसीजन करने के लिए हम किस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं सी हैश में? लूपिंग का, लूपिंग तो कोई ऑपरेटर है ही नहीं। फंक्शनल का, एक्सपोनेंशियल या फिर कंडीशनल। तो टू वे डिसीजन का इस्तेमाल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं टू वे डिसीजन के लिए, ठीक है। देखो मान लीजिए यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं 5 इज़ ग्रेटर देन 4। अगर ये ट्रू है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और अगर फॉल्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो अगर ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये अगर ट्रू होगा तो आंसर आएगा 1, ठीक है, और अगर ये होगा फॉल्स तो आंसर आएगा 0। तो यहाँ पे दो तरीके से हम डिसीजन को ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं टू वे डिसीजन, तो इसे हम बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 15th क्वेश्चन, डैश कॉजेज द लूप टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट आइट्रेशन आफ्टर स्किपिंग एनी स्टेटमेंट इन बिटवीन। तो यहाँ बोला गया है किस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हम कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को स्किप कर देते हैं और नेक्स्ट आइट्रेशन से कंटिन्यू करते हैं, उसे हम बोलते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 यहाँ पर है, and dash is a group of contiguous or related data items that share a common name। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्या एक ग्रुप ऑफ कंटिग्यूअस और रिलेटेड आइटम्स होता है जिसमें सब एक कॉमन नेम को शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एरे। एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स मेंबर्स दैट शेयर अ कॉमन नेम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास था डबल बैलेंस इज इक्वल टू न्यू डबल 15 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 15 के 15 जो डेटा आइटम्स होंगे वो सभी डबल टाइप के होंगे और नाम क्या होगा उनका? बैलेंस होगा। क्लियर? अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरे इन सी हैश आर डैश ऑब्जेक्ट्स। तो एरे कैसे ऑब्जेक्ट है? रेफरेंस ऑब्जेक्ट, लॉजिकल ऑब्जेक्ट, वैल्यू या फिर अर्थमेटिक। तो सी हैश में एरे है रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, मल्टी डायमेंशनल एरे आर समटाइम्स कॉल्ड एज। जिसमें रोज और कॉलम होती है उस एरे को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर, ट्राइंगुलर, रेक्टेंगुलर या फिर क्यूब। तो उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे या फिर मैट्रिक्स भी कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, डैश पैरामीटर्स आर यूज्ड टू पास रिजल्ट्स बैक टू द कॉलिंग मेथड। किन पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके हम रिजल्ट्स को कॉलिंग मेथड को वापस से भेज देते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आउटपुट पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके। क्लियर? अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मल पैरामीटर लिस्ट इज ऑलवेज इनक्लोज्ड इन। तो कोई भी अगर मेथड नेम है, जैसे कि मान लीजिए सम नाम से कोई मेथड है, इंट सम, तो यहाँ पे जो इसकी पैरामीटर लिस्ट होगी वो किस में होगी? आपकी पैरेंथेसिस के अंदर होगी। मान लीजिए हम यहाँ पर इंट कॉमा इंट दो इंटीजर टाइप की वैल्यू का सम निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो ये आपकी पैरामीटर लिस्ट है ये पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 21, डैश वेरिएबल्स आर विजिबल ओनली इन द ब्लॉक दे आर डिक्लेयर्ड। तो ऐसे कौन से वेरिएबल है जो सिर्फ उसी ब्लॉक में विजिबल होते हैं जहाँ पर उनको डिक्लेयर किया जाता है? तो वो होते हैं आपके लोकल वेरिएबल्स। दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। तो ये आपको पढ़ा चुकी हूँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। जो वेरिएबल्स पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस करे जा सकते हैं वो होते हैं ग्लोबल, और जो सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्लॉक में एक्सेस होते हैं उन्हें बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी हैश डज नॉट सपोर्ट डैश कंस्ट्रक्टर। तो सी हैश कौन से कंस्ट्रक्टर को सपोर्ट नहीं करता? पैरामीटराइज्ड, पैरामीटर लेस, क्लास या फिर मेथड। तो देखो पैरामीटर लेस ये नाम से कोई कंस्ट्रक्टर होता ही नहीं है, तो ये इसका आंसर बनेगा। ये कंस्ट्रक्टर सपोर्ट नहीं करता सी हैश। बाकी क्लास कंस्ट्रक्टर होता है, मेथड कंस्ट्रक्टर होता है और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी होता है।
बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं 23rd क्वेश्चन की, अ स्ट्रक्चर इन सी हैश। तो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था सी लैंग्वेज में, यहाँ पर भी आपका स्ट्रक्चर होता है दैट प्रोवाइड्स अ यूनिक वे ऑफ पैकिंग टुगेदर डेटा ऑफ डैश टाइप। तो किस टाइप ऑफ डेटा को हम यहाँ पर एक साथ पैक कर सकते हैं? आपको बताया था कि स्ट्रक्चर के अंदर भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो गया है। अब देखो यहाँ पर स्ट्रक्ट डेटा मेंबर्स आर डैश बाय डिफ़ॉल्ट। स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट कैसे होते हैं? पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट या फिर डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर में जो डेटा मेंबर्स हम स्टोर करते हैं वो डिफरेंट टाइप के तो होते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उनका जो नेचर है वो कैसा होता है, उनकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो कैसी होती है, वो होती है बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ डैश क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट बाय कॉपिंग द वेरिएबल्स फ्रॉम द अनदर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर बोला गया है कि किस कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर पाते हैं और उसके वेरिएबल हम दूसरे ऑब्जेक्ट से कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉपी से ही क्लियर है ये कौन सा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो बेसिकली हम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं और उसे इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है 26th क्वेश्चन, द मेथड्स दैट हैव द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट एंड डिफरेंट डेफिनेशंस इज कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मेथड ओवरलोडिंग। वो वाले मेथड या फंक्शंस जिनका नाम तो सेम है लेकिन उनकी डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट है और डिफरेंट उनकी डेफिनेशन, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। और व्हाट इज़ मेथड ओवरराइडिंग? वो वाले फंक्शंस जिनका सेम नेम होता है, सेम पैरामीटर लिस्ट होती है और लेकिन उनकी डेफिनेशंस अलग अलग होती है। ठीक है, वो होते हैं मेथड ओवरराइडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सी हैश प्रोवाइड्स अ स्पेशल मेथड नोन एज डैश मेथड्स टू प्रोवाइड द एक्सेस टू डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए सी हैश में कुछ स्पेशल मेथड्स प्रोवाइड करे जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं, फंक्शंस, मेथड या फिर एक्सेसर, उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सेसर कहते हैं। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन है, व्हेन एन इंस्टेंस मेथड डिक्लेरेशन इंक्लूड्स द एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर द मेथड इज सेट टू बी एन। ठीक है, अगर मेथड डिक्लेरेशन के आगे एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर लगा हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड। नेक्स्ट, द थ्योरी ऑफ डैश इम्प्लाइज दैट यूजर कैन कंट्रोल द एक्सेस टू अ क्लास, मेथड और अ वेरिएबल। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा हाइडिंग, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, ये सब क्या है, ये फीचर्स हैं ओप्स के, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो यहाँ बोला गया है वो थ्योरी जिसका मतलब क्या है कि यूज़र का कंट्रोल कहाँ पर है, ये क्लास को, मेथड को और वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट से जुड़ी सारी चीज़ें एक ही जगह पे आ गई, इसे बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, और यहाँ पे डेटा हाइडिंग का मतलब क्या होता है, वो फीचर ओप्स का जिसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट डेटा ही यूज़र देख पाता है और बाकी बैकग्राउंड डिटेल्स यूज़र को नहीं दिखाई देती। और यहाँ पे लास्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये क्या होता है, ये एक कंसेप्ट है ओप्स का। इसका मतलब क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट की ऐसी एबिलिटी कि वो एक साथ मैनी फॉर्म्स को रख पाए, जिसे हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। वो इसी पॉलीमॉर्फिज्म का ही एक तरीका होता है। तो मैनी फॉर्म्स यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख सकता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे इनहेरिटेंस इज डैश इन नेचर। तो ओप्स के अंदर हम इनहेरिटेंस को भी पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड लाइक रिलेशन को बताता है इनहेरिटेंस। ठीक है, तो हम क्लासेस के बीच में पेरेंट और चाइल्ड लाइक रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ से पूछा हुआ है कि इनहेरिटेंस कैसा होता है, कॉम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, ट्रांजिटिव या फिर आइटरेटिव। तो ये कैसा होता है, ये होता है ट्रांजिटिव इन नेचर। तो यहाँ पे हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए सी हैश और .NET के। अब फास्टली मैं आपके साथ पाइथन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेती हूँ, जो आपके एग्जामिनेशन में अगर पाइथन आया तो वो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है कि पाइथन आएगा या फिर नहीं आएगा। तो हम सेफ साइड के लिए पाइथन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पाइथन के MCQs के साथ। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी पाइथन को इन डिटेल समझने में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हु डेवलप्ड द पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हु डेवलप पाइथन लैंग्वेज। तो ऑप्शन है जिम डेन, गिडो वैन रॉसम,
नेने स्टॉर्म या फिर विक वैन रॉसम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, गिडो वैन रॉसम ने बनाया था पाइथन लैंग्वेज को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ईयर द पाइथन वॉज डेवलप्ड, किस ईयर में पाइथन को डेवलप करा गया था? इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी 1989। अगर ऑप्शन में 1990 मिल जाए आपको तो वो भी ठीक होता है। ठीक है, तो 1989 से 1990 तक ये बनी थी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज इज पाइथन रिटन, पाइथन को भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, तो कौन सी? इंग्लिश, PHP, सी या फिर ऑल द अबव। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पाइथन को सी लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज के अंदर पाइथन को लिखा गया है, ये बात आपको याद करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पाइथन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर। तो आप जानते हैं क्या होता है आइडेंटिफायर? अगर हमें किसी भी क्लास के नाम को बनाना है या फिर हमें किसी वेरिएबल को नाम देना है, फंक्शन को नाम देना, तो उसे हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो उसकी लेंथ यहाँ पर कितनी हो सकती है? 16, 32, 64 या फिर नन ऑफ दीज। तो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ जो है वो पाइथन में डिफाइंड ही नहीं है, तो यहाँ पर नन ऑफ दीज इज राइट आंसर। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ कितनी भी यहाँ पे हो सकती है, नॉट डिफाइंड इन पाइथन, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी हम पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं तो फाइल को जब सेव करते हैं तो किस एक्सटेंशन से सेव करते हैं? .py, .python, .p या फिर नन ऑफ दीज। तो .py होती है पाइथन फाइल की एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द पाइथन 3.0 वर्जन डेवलप्ड। पाइथन का 3.0 वर्जन किस ईयर में डेवलप किया गया था? तो इसे किया गया था 2008 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज के अंदर अगर हमें ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करना है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं इंडेंटेशन का। जैसे कि हम सी और सी हैश में इस तरीके से करली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं एक ब्लॉक को दिखाने के लिए, लेकिन पाइथन में कोई भी करली ब्रेसेस नहीं होते, वहाँ पर हमें इंडेंटेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 8, विच करेक्टर इज यूज्ड इन पाइथन टू मेक अ सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम किस करेक्टर का यूज़ करते हैं? ये आपका सिंपल एक स्लैश है, ये डबल स्लैश है, ये आपका है हैश और यहाँ पर ये है आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो यहाँ पर हम हैश सिंबल का इस्तेमाल करते हैं सिंगल लाइन कमेंट को दिखाने के लिए, और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए आप इस तरीके से ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर हम कमेंट को लिखते हैं। क्लियर हो गया? सिंगल लाइन के लिए सिंपल एक लाइन में ऐसे कमेंट आता है और मल्टी लाइन के लिए आप ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट इन पाइथन। तो पाइथन में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट होता है, तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? देखो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, क्लासेस आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज वाइल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट रियल, ऑब्जेक्ट्स आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज वाइल क्लासेस आर नॉट रियल, या फिर बोथ ऑब्जेक्ट्स और क्लास आपके रियल वर्ल्ड एंटिटीज होते हैं। तो मैंने आपको अभी पढ़ाया था सी हैश में कि क्लासेस जो होती हैं वो आपकी रियल नहीं होती, वो बस एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा का। ऑब्जेक्ट्स होती हैं रियल लाइफ एंटिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मेथड इनसाइड द क्लास इन पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, तो क्लास के अंदर जो मेथड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे देखो ऑप्शंस है, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, एट्रीब्यूट या आर्ग्यूमेंट। तो क्लास के अंदर जो मेथड हम यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं फंक्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट डिक्लेरेशन। यहाँ पे गलत डिक्लेरेशन कौन सी है? तो देखो यहाँ पर है _x इज इक्वल टू 2, ये बिल्कुल ठीक है, हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं x को। यहाँ पे क्या है, ये 2 बार अंडरस्कोर है, इस तरीके से है ये, तो ये भी ठीक है बिल्कुल। और यहाँ पर क्या अंडरस्कोर x y z अंडरस्कोर, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो तीनों ही तरीके बिल्कुल ठीक है डिक्लेरेशन के, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा ठीक, नन ऑफ दीज, यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, वाई डू
द नेम ऑफ द लोकल वेरिएबल्स स्टार्ट विद अंडरस्कोर डिस्करेज्ड। ठीक है, लोकल वेरिएबल्स का नेम अंडरस्कोर से स्टार्ट करने को सही नहीं मानते हैं पाइथन में। क्यों? टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल, इट कन्फ्यूजेज द इंटरप्रेटर, इट इंडिकेट्स द प्राइवेट वेरिएबल ऑफ द क्लास, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखो, जब भी हम किसी वेरिएबल को अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये क्लास के प्राइवेट वेरिएबल की तरह इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि आपको लोकल वेरिएबल्स जब क्रिएट करना है, उनको नाम देना है, तो अंडरस्कोर से स्टार्ट ना करें। क्लियर? अब यहाँ पे बेसिकली अंडरस्कोर ये दिखाता है कि ये वो वेरिएबल्स है जो क्लास के आउटसाइड से एक्सेस नहीं हो सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर है 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन द पाइथन लैंग्वेज। इनमें से कौन सा एक ऐसा कीवर्ड है जो पाइथन लैंग्वेज में यूज नहीं होता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, देखो, वैल, रेज, ट्राई या फिर विद। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैल कोई यहाँ पर कीवर्ड नहीं होता है। ठीक है, रेज एक कीवर्ड है, ट्राई एक कीवर्ड है और विथ भी एक कीवर्ड है। वैल एक कीवर्ड नहीं है, वैल आप एक वेरिएबल का नाम बना सकते हैं। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द वेरिएबल नेम इन द पाइथन लैंग्वेज। तो वेरिएबल नेम के लिए पाइथन में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? ऑल वेरिएबल नेम मस्ट बिगन विद अंडरस्कोर। क्या सभी वेरिएबल नेम अंडरस्कोर से स्टार्ट होंगे? इसके बाद नेक्स्ट, अनलिमिटेड लेंथ होगी उनकी, द वेरिएबल नेम लेंथ इज मैक्सिमम ऑफ 2 या फिर ऑल ऑफ दीज। यहाँ बोला गया कि सभी वेरिएबल नेम अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होंगे, मस्ट लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है कि इनकी लेंथ अनलिमिटेड कितनी भी हो सकती है। नेक्स्ट है वेरिएबल की लेंथ मैक्सिमम 2 ही होगी या फिर सारे ठीक है। तो यहाँ पर ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, वेरिएबल की लेंथ अनलिमिटेड होगी। यहाँ पे नॉट डिफाइन है पाइथन के अंदर, सभी वेरिएबल के नेम अंडरस्कोर से स्टार्ट हो ये ज़रूरी नहीं होता है, और मैक्सिमम लेंथ 2 है, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, 16th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट इन पाइथन लैंग्वेज। तो इसमें से कौन सी डिक्लेरेशन गलत है पाइथन लैंग्वेज में? देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड पी बिल्कुल ठीक है, सभी क्या है आपके कैरेक्टर्स हैं, तो ये ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्स वाई जेड पी, यहाँ पे इन सबके बीच में स्पेस आ गया और स्पेस अलाउड नहीं होता डिक्लेरेशन के अंदर, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। इसके बाद एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी, ये भी ठीक है, और x अंडरस्कोर वाई अंडरस्कोर जेड अंडरस्कोर पी, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 17, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी द वेरिएबल इन पाइथन लैंग्वेज। इनमें से क्या वेरिएबल नेम नहीं बन सकता पाइथन में? तो देखो ये बन सकता है अंडरस्कोर वैल, वैल बन सकता है, ट्राई नहीं बन सकता, और अंडरस्कोर ट्राई अंडरस्कोर बन सकता है। देखो ट्राई जो है वो एक कीवर्ड है, पहले से ही पाइथन में रिजर्व्ड वर्ड है, तो इसे हम वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पावर। ए की पावर बी दिखाने के लिए, मतलब मान लो ए आपका अगर 5 है और बी आपका अगर 2 है, तो अगर मुझे दिखाना है कि 5 की पावर क्या है 2 है ऐसे, तो इसको दिखाने के लिए हम पाइथन में किस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस की मैंने देखो, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए स्टार स्टार बी। तो हम करेंगे 5 स्टार स्टार 2, इस तरीके से हम ए की पावर बी को दिखा पाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंस ऑर्डर इज करेक्ट इन द पाइथन। तो पाइथन में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, अब यहाँ बोला गया है कौन सी जो प्रेसिडेंस की ऑर्डर है, मतलब पहले कौन सा ऑपरेटर और बाद में कौन सा, ये कौन सा ऑर्डर ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम प्रेसिडेंस लेवल। तो सेम किसका होता है प्रेसिडेंस लेवल? डिवीजन, पावर, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। गलत हो गया, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का सेम होता है, डिवीजन और क्या होता है आपका मल्टीप्लाई सेम होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के साथ एडिशन का सेम होता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी गलत है। और पावर के साथ डिवीजन नहीं होता, पावर अलग होता है, सबसे हाईएस्ट होती है पावर की। ठीक है, पहले होता है पैरेंथेसिस, फिर होती है आपकी पावर, उसके बाद
मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम लेवल पे आते हैं और फिर आते हैं प्लस और माइनस, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, थर्ड पे दोनों साथ में आते हैं और फोर्थ पे दोनों साथ में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 21st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट प्रेसिडेंस इन द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में सबसे हाइएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होती है, तो किसकी होती है, पैरेंथेसिस की होती है। तो इस तरीके से हम फॉलो करते हैं पेमडास। कैसे, देखो ऐसे, पहले करते हैं सॉल्व पैरेंथेसिस को, फिर करते हैं एक्सपोनेंशिएशन मतलब पावर, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉलो करते हैं पेमडास। तो ये बॉडमास की तरह ही होता है। अब 22 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज। इनमें से कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में। तो यहाँ पर इसे आप प्रिंट एफ कर लीजिए, एफ है ये, तो वैल है, प्रिंट एफ है, प्रिंट या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हम प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं प्रिंट फंक्शन का, ऑप्शन सी ठीक है। 23rd क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग फंक्शन। तो यहाँ पे है राउंड ब्रैकेट में 4.576। तो यहाँ पे राउंड फंक्शन का इस्तेमाल करके हम इसे राउंड कर देते हैं नियरेस्ट नंबर पे। तो 4.576, देखो 4.5 जो नंबर है ना वो 4 और 5 के बीच में। अब यहाँ पे ये 0.5 चला गया है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर चला गया 4.5, तो ये आपका जाएगा 5 पे। अगर यहाँ पे लिखा होता 4.4, तो 4 है ना, तो ये हम वापस 4 पे आ जाते। तो अगर हम 0.5 या 0.5 से ज़्यादा है तो हम आगे जाएंगे, और अगर 0.5 से कम पे है तो हम पीछे की तरफ जाते हैं। ये काम करता है आपका राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली इवेल्युएटेड फॉर दिस फंक्शन। तो पावर ब्रैकेट में x, y, z, इसको कैसे दिखाएंगे हम, a, b, c या फिर d। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, x की पावर y और इसके बाद मॉड्यूलस z, ऐसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट 25 क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग कोड। तो यहाँ पे कोड गिवन है, देखो क्या है, यहाँ पे है एरो 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 लर्नर सारथी 5 डॉट डॉट कॉलन, आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो क्या है, पहली बात, इन 3 एरो का मतलब होता है, ये आपका होता है पाइथन प्रॉम्प्ट। क्या होता है, पाइथन प्रॉम्प्ट। ये इंडिकेट करता है कि अब आप यहाँ पर इनपुट देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। इनपुट अब यहाँ दे सकते हैं आप, पाइथन प्रॉम्प्ट कैसे है ऐसे। अब यहाँ पे ये देखो, लर्नर सारथी इस तरीके से गिवन है, तो यहाँ पे हमने स्लाइस का इस्तेमाल किया है। स्लाइसिंग एक कंसेप्ट होता है पाइथन के अंदर। यहाँ देखो, इस स्ट्रिंग के अंदर ये 0 पोजीशन पे, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो यहाँ बोला है कि 5 से लेकर सो ऑन, ठीक है। 5 वाली पोजीशन से एंड तक सभी आपको यहाँ पे प्रिंट करना है। तो 5 कौन सा है हमारा, 5 पे हमारा आ रहा है ई। तो ई से लेके एंड तक के सभी जो आपके बचते हैं कैरेक्टर्स वो आपको यहाँ पे स्लाइस करके यहाँ पे दिखाने हैं। स्लाइस का मतलब क्या होता है, पूरी स्ट्रिंग में से कुछ सब पार्ट आपको शो करना है आउटपुट के तौर पे। तो यहाँ पे 5 से लेके आगे तक का पार्ट बोला गया है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया, इसमें पूरा आ गया। ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, और नन ऑफ दीज भी गलत है। तो यहाँ पे हमने स्लाइस ऑपरेशन का यूज़ किया है। क्लियर हो गया। आई होप आपको यहाँ पे पाइथन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और एक चीज़ और, पाइथन में कुछ कोर डेटा टाइप्स होते हैं, उनके नाम नोट कर लो, आपसे पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, टपल होता है, लिस्ट होता है, सेट होता है और डिक्शनरी होता है, ठीक है। तो इनका आपको नाम ज़रूर से याद करना है ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिले तो आप उसे कर पाए। टपल को हम दिखाते हैं इस तरीके से, इस वाले ब्रैकेट से, और लिस्ट को हम दिखाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, और यहाँ पर हमें इस करली ब्रेस से दिखाते हैं डिक्शनरी को। और यहाँ पे देखो, डिक्शनरी के अंदर क्या होते हैं, की वैल्यू पेयर्स होते हैं, की वैल्यू पेयर्स। तो इतना आपके लिए काफ़ी है पाइथन में से। बाकी अगर आपको पाइथन और पढ़ना है तो आप ओ लेवल वाली प्लेलिस्ट के अंदर जाके पाइथन की एक मैराथन क्लास है, उसको आप देख सकते हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, फास्टली इनको डिस्कस कर लेते हैं। इन सी हैश अ वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद। तो सी हैश के अंदर वेरिएबल नेम स्टार्ट कैसे करते हैं, अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर के साथ। डिजिट तो गलत हो जाता है और राइट स्पेस तो आता ही नहीं है, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट नेट फ्रेमवर्क को
किसने डिज़ाइन और डेवलप किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट ने किया था, बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इन सी हैश देयर आर डैश रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड डैश लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो 6 होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स और 3 होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। कौन कौन से होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स? लॉजिकल एंड होता है, लॉजिकल और होता है, और लॉजिकल क्या होता है? नॉट होता है। और रिलेशनल में आपके होते हैं इक्वल टू, इसके बाद नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तो ये 6 होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, जिनको मैं डिस्कस करवा चुकी हूँ ऑलरेडी सी लैंग्वेज के अंदर। तो ऑपरेटर्स आप वहाँ से कर सकते हैं, सी हैश में बिल्कुल सेम ही कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रूथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ASP.NET एक्टिव सर्वर पेज, ये एक लैंग्वेज होती है जो .NET फ्रेमवर्क के साथ हम यूज़ करते हैं, इज़ अ वेब फ्रेमवर्क डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASP.NET प्रोवाइड द फैंटास्टिक इंटीग्रेशन ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी है ASP.NET एक्टिव सर्वर पेजेस। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, ASP.NET जो है वो आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इन ASP.NET ईच सेशन हैज़ अ यूनिक डैश बिट्स आइडेंटिफायर। तो ASP.NET में हर एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए सेशन होता है जिसमें कितनी बिट्स के लिए हमने आइडेंटिफायर लगाया होता है, 120 बिट्स का आइडेंटिफायर लगाया रहता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबली इंक्लूड्स द कोर सेट ऑफ .NET कॉमन एक्सेप्शन टाइप्स, डेटा टाइप्स, न्यूमरस अदर फंडामेंटल ब्लॉक्स। तो .NET के कोर कंसेप्ट को कौन सी असेंबली फाइल्स रखती हैं? MSCORB lib.dll और system.dll के पास होती है कोर सेट ऑफ .NET फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, .NET फ्रेमवर्क में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेमोरी मैनेजमेंट और सिक्योरिटी चेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मैंने आपको ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही करवाया था, CLR होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। नेक्स्ट, सी हैश में निम्न में से कौन सा विकल्प एक्सेस मॉडिफायर नहीं होता है? तो प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है, प्रोटेक्टेड में प्रोटेक्टेड इंटरनल तो होता है लेकिन प्रोटेक्टेड एक्सटर्नल कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी हैश में निम्न में से किस क्लास का उपयोग प्रोग्रामिंग द्वारा आपके सिस्टम की फाइलों पर निगरानी रखने के लिए किया जाता है? तो प्रोग्रामिंग के थ्रू सिस्टम फाइल्स पे हम किस तरीके से वॉच रख सकते हैं? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, सी हैश में एक क्लास होती है फाइल सिस्टम वॉचर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, निगरानी से ही आपको मिल गया इसका आंसर, फाइल सिस्टम वॉचर क्लास। अब यहाँ पे लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, सी हैश में बॉक्सिंग के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो बॉक्सिंग आप जानते हैं क्या होता है, यह मान प्रकार को संदर्भ प्रकार में परिवर्तित करता है, वैल्यू टाइप को ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट करता है, ठीक है, वैल्यू टाइप को ऑब्जेक्ट टाइप में। और अनबॉक्सिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट टाइप को वैल्यू टाइप में कन्वर्ट करना। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, WB.NET इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो WB.NET जो है VB.NET, VBScript.NET जो है मतलब विजुअल बेसिक .NET, ये कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट सपोर्टेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर्ड या फिर नन ऑफ दीज। तो ये भी कैसी है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसी के साथ आपके प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए सी हैश और .NET के। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो कंप्यूटर नॉलेज का जो सिलेबस था वो मेरी तरफ से बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, सिलेबस कंप्लीटेड है, ठीक है आपका। अब आपको अगर तैयारी करनी UPPCL के लिए कंप्यूटर नॉलेज के पार्ट की, तो अगर आप प्लेलिस्ट में पूरे सभी चैप्टर्स पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आप पासिंग मार्क्स से भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर। अब बात करते हैं उन चैप्टर्स की जो आपको ज़रूर से करके जाने हैं अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर सेक्शन को पास करना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप देंगे सी लैंग्वेज को। देखो सारे चैप्टर्स ही इंपॉर्टेंट है लेकिन एंड में आप सबसे पहले किसको रिवाइज करेंगे? पहला सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरा आप रिवाइज करेंगे HTML को, ठीक है, तीसरा आप रिवाइज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, तो MS ऑफिस रिवाइज करेंगे 3rd नंबर पे। 4th नंबर पे आप रिवाइज करेंगे नेटवर्किंग को, ठीक है। 5th नंबर पे आप रिवाइज करेंगे मल्टीमीडिया को।
6 नंबर पे आप बेसिक कंप्यूटर जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। और 7 नंबर पे आप डेटाबेस रिवाइज कर सकते हैं। तो इसी ऑर्डर में आपको रिवाइज करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट से लीस्ट इम्पॉर्टेंट की तरफ, ठीक है। तो आई होप आपको पूरी जो क्लासेस मैंने दी थी आपको कंप्यूटर नॉलेज के लिए वो सब कुछ समझ में आई होगी, लेकिन जो आपकी हिंदी की क्लासेस है वो चलती रहेंगी, ठीक है। और उसमें अब आपके पास क्या हो जाएगा, देखो यूपीपीसीएल के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी रिगार्डिंग द एडमिट कार्ड और द एग्ज़ाम डेट, वो आपको टाइमली नोटिफाई कर दी जाएगी। और प्रैक्टिस पेपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है उनके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। अगर मैं नहीं करवा पाऊंगी तो सर ज़रूर से आपको करवा देंगे। और टेलीग्राम पे हर दिन आपको मिल जाएगी क्विज़ जिसमें 15 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नॉलेज के। तो टेलीग्राम पे आप लोग आ जाइएगा, मैं टाइम आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे ही। वहाँ पे हर दिन आपको 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे कंप्यूटर के, जिससे आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी कंप्यूटर के क्वेश्चंस की, जिसमें मैं सभी टॉपिक्स इंक्लूड कर दूँगी। और यहाँ पर एक टॉपिक और डाल लेना, नंबर सिस्टम, ये भी आपको करना है, ठीक है। तो ARO में तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम से। तो एंड में आप सभी को वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये न्यू ईयर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए और आप सभी को सिलेक्शन भी दिलवा दे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।